आज से लगभग 4500 साल पहले इजिप्शियंस ने एक ऐसी मानव निर्मित संरचना बनाई जो आज भी लोगों के लिए एक रहस्य बनी हुई है। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा अपनी 147 मीटर की ऊंचाई के कारण इस पिरामिड का रिकॉर्ड 4000 सालों तक कोई तोड़ नहीं पाया। ये पिरामिड पूरी तरह से नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट दिशाओं के साथ अलाइन है। उस समय कंपास जैसी कोई चीज नहीं थी और इस पिरामिड में इस्तेमाल किए गए पत्थर, जिनमें से एक पत्थर का वजन 2 टन से लेकर 80 टन तक होता है। अब सवाल ये है कि 80 टन के पत्थरों को 1400 मीटर की ऊंचाई पर कैसे रखा गया, क्योंकि उस समय क्रेन्स और हेवी मशीनरी जैसी चीजें भी नहीं थीं। लेकिन चिंता न करें, आज आपको सब कुछ पता चल जाएगा। कंस्ट्रक्शन साइट पर जाने से पहले आपको यह भी जानना चाहिए कि ये पिरामिड क्यों बनाए गए थे। देखिए, आप भी इस बात से सहमत होंगे कि जितना हम समय में पीछे जाते हैं, ये समझना उतना ही मुश्किल हो जाता है कि यह चीज क्यों और कैसे बनाई गई। एक अनुमान के मुताबिक इस पिरामिड को 2560 ईसा पूर्व में उस समय के शासक फिरौन खुफू ने बनवाया था। गीजा के पिरामिड के साथ साथ उस स्थान पर 5 और पिरामिड हैं। ये सभी पिरामिड नील नदी के पास स्थित हैं। इनमें से सबसे बड़ा है गीजा का पिरामिड, जिसे फेरो खुफू ने बनवाया था। छोटा पिरामिड है खाफरे का पिरामिड। ये पूरे इजिप्ट का दूसरा सबसे बड़ा पिरामिड है, जिसे खुफू के बेटे खाफरे ने बनवाया था। और तीसरा पिरामिड है मेनखौर का पिरामिड, जिसे खाफरे के बेटे मेनखौर ने बनवाया था। इन 3 बड़े पिरामिडों के साथ साथ 3 छोटे पिरामिड भी हैं, जो उनकी पत्नियों और परिवार के सदस्यों के लिए बनाए गए थे। इस तरह इजिप्ट में अलग अलग स्थानों पर कुल 118 पिरामिड हैं। इनमें से ज्यादातर टूट चुके हैं। केवल ये 3 बड़े पिरामिड अपने सबसे अच्छे हालत में हैं। इन पिरामिडों को बनाने का क्या कारण था? आज लगभग सभी आर्कियोलॉजिस्ट इस बात से सहमत हैं कि ये पिरामिड एक कब्र, टूम के रूप में बनाए गए थे। मैंने अपने पिछले वीडियो में इस बात का जिक्र किया था कि इजिप्शियंस का मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। उनका मानना था कि जब एक व्यक्ति मरता है तो भगवान उसका न्याय करते हैं। जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं वे आफ्टर लाइफ में हमेशा के लिए जीवित रहते हैं। और उनका यह भी मानना था कि मृत्यु के बाद आत्मा को शरीर की जरूरत होती है, इसलिए ये लोग शरीर को मम्मीफाई करके संरक्षित करते थे। ये फेरोज अपनी मृत्यु से पहले ही पिरामिड बनवाते थे ताकि वे आफ्टर लाइफ के लिए तैयार रहें। और इन पिरामिडों में वे खाने का सामान, बर्तन, सोना आदि रखते थे ताकि आफ्टर लाइफ में उनका इस्तेमाल किया जा सके। और जब फेरो की मृत्यु होती थी तो उनके शरीर को मम्मीफाई करके इन पिरामिडों में रखा जाता था। लेकिन हमें यह बात कैसे पता चली? क्योंकि इजिप्शियंस के पास बहुत सारे लिखित रिकॉर्ड थे, इसलिए हमें यह सब पिरामिडों में मिले चिन्हों और लेखों से पता चला है। लेकिन इस गीजा पिरामिड में वे सामान नहीं मिले जो इन फेरोज ने ज्यादातर रखे थे। केवल यह ताबूत, कॉफिन मिला है। अब 4500 साल बीत चुके हैं, इसलिए कोई न कोई पिरामिड में आकर सामान लूट चुका होगा। अब आप जान गए होंगे कि ये पिरामिड क्यों बनाए गए थे। अब मुख्य सवाल पर आते हैं कि ये पिरामिड कैसे बनाए गए थे। अब हम सबसे बड़े पिरामिड, ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा की बात करेंगे। इजिप्शियंस ने पिरामिडों के निर्माण के लिए कोई विशेष लिखित रिकॉर्ड नहीं बनाया, लेकिन उनके लेखन और कला से कुछ संकेत मिलते हैं कि वे इस तरह से निर्माण करते थे। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को 20 साल में पूरा किया गया था। इसे बनाने के लिए 20,000 से 30,000 लोगों ने काम किया, जो रोजाना 10 घंटे काम करते थे। और इस पिरामिड को बनाने के लिए बहुत ही स्किल्ड लोगों ने काम किया। ज्यादातर लोगों को यह गलत फहमी है कि इसे गुलाम मजदूरों ने बनाया होगा, जिन्होंने बहुत मेहनत की होगी। लेकिन यह गलत है। ये लोग अच्छी तरह से खाना खाते थे और बहुत ही स्किल्ड मजदूर थे, इसलिए वे इतने बड़े पत्थरों को हिला पाए। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के निर्माण का पहला कदम एक उपयुक्त क्षेत्र ढूंढना था। पहला, क्षेत्र स्थिर होना चाहिए। दूसरा, क्षेत्र में संसाधनों की आपूर्ति होनी चाहिए, जैसे कि लाइमस्टोन, जो इस पिरामिड में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया था। इस पिरामिड के निर्माण के लिए 5.5 मिलियन टन लाइमस्टोन, 800 टन ग्रेनाइट और 5 लाख टन मोर्टार का इस्तेमाल किया गया था। आइए इन पत्थरों के स्रोत के बारे में बात करते हैं। ज्यादातर लाइमस्टोन पास के नहरों से मिलता था। इन पत्थरों का सबसे दूर का स्रोत असवान था, जो पिरामिड के स्थान से 800 किलोमीटर दूर था। उस समय उनके पास जो टूल्स थे वे थे कॉपर सीव्स, वुडन मैलेट्स और हार्ड स्टोन्स को तोड़ने के लिए वे डोलेराइट बॉल का इस्तेमाल करते थे। अब सबसे चुनौतीपूर्ण सवाल आता है, 80 टन के भारी पत्थरों को पिरामिड के पास कैसे ले जाया गया? इसके लिए उनके पास 2 तरीके थे। पहला,
उन्होंने पानी के रास्ते बनाए थे जो पिरामिड के पास तक जाते थे। पत्थरों के ऊपरी हिस्से पर वे रस्सियों के साथ फ्लोट्स लगाते थे। ये फ्लोट्स जानवरों की खाल और शरीर के अंगों से बने होते थे। एक स्थान पर वे सभी ब्लॉक्स को इकट्ठा करते थे और पानी छोड़ने के बाद इन ब्लॉक्स को एक एक करके पिरामिड के स्थान पर ले जाया जाता था। दूसरा तरीका था कि वे वुडन स्लेजेस का इस्तेमाल करते थे। इन स्लेजेस पर वे पत्थर को रखते थे और उसे खींचते थे। लेकिन यहाँ एक समस्या आती है कि जब हम रेत में कुछ खींचते हैं तो रेत आगे की तरफ जमा होने लगती है, जिससे इसे खींचना बहुत मुश्किल हो जाता है। इजिप्शियंस ने इस समस्या को कैसे हल किया, यह उनकी पेंटिंग से पता चलता है। ये लोग मूर्ति को आगे की ओर खींच रहे हैं और यह आदमी आगे पानी डाल रहा है। जब हम आगे की तरफ पानी डालते हैं तो रेत नीचे बैठ जाती है और स्लेज आसानी से आगे बढ़ जाता है और रेत जमा नहीं होती। नींव के लिए उन्होंने जमीन को समतल किया होगा, क्योंकि जितनी मजबूत और स्थिर नींव होगी उतना ही स्थिर स्ट्रक्चर होगा। इसलिए उन्होंने पहली परतों में सबसे बड़े और भारी पत्थरों का इस्तेमाल किया। लेकिन अब सबसे मुश्किल सवाल आता है कि उन्होंने टनों भारी पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर कैसे रखा। यह सबसे बड़ा रहस्य है कि पत्थरों को ऊपर कैसे रखा गया, क्योंकि उनके पास पुली सिस्टम के लिए पहिए नहीं थे। लेकिन हाल ही में एक आर्कियोलॉजिस्ट ने 4500 साल पुरानी एक वुडन रैंप की खोज की है। इस रैंप के इस्तेमाल के लिए आर्कियोलॉजिस्ट्स ने 2 तरीके सुझाए हैं। पहला, उन्होंने एक रैंप बनाया जो पिरामिड से जुड़ा हुआ था। जब ये ढलान बनती थी तो उसमें लॉग्स लगाए जाते थे और रस्सी की मदद से पत्थरों को ऊपर की ओर खींचा जाता था। जैसे जैसे पिरामिड की ऊंचाई बढ़ती थी, वे रैंप को ऊंचा और लंबा बनाते थे ताकि पत्थरों को आसानी से ऊपर ले जाया जा सके। कुछ लोग कहते हैं कि यह रैंप पूरी तरह से सीधा था, कुछ कहते हैं कि यह जिगजैग पैटर्न में था और कुछ कहते हैं कि यह पिरामिड के चारों ओर राउंड में लिपटा हुआ था। पत्थरों को ऊपर ले जाने के लिए एक और तरीका सुझाया गया था, जो लीवर सिस्टम था। पत्थर को पोल के एक तरफ बांधा जाता था और दूसरी तरफ एक समान वजन की मदद से इसे ऊपर खींचा जाता था। इस तरह उन्होंने पिरामिड को लेयर बाय लेयर पूरा किया। उन्होंने निचली परतों के पत्थरों को ज्यादातर इस तरह रखा क्योंकि वे बड़े और भारी आकार के थे। ऊपरी परतों में उन्होंने मोर्टार का इस्तेमाल किया ताकि पत्थर एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से जुड़े रहें। इस वजह से ये संरचना 4500 साल से भी ज्यादा समय से भूकंप के बावजूद खड़ी है। इस पिरामिड को सुंदर बनाने के लिए उन्होंने बाहरी परत को व्हाइट लाइमस्टोन से बनाया और कैप एरिया में थोड़ा सा गोल्ड कोटिंग भी किया गया था। धूप वाले दिन में यह पिरामिड ऐसा दिखता था, लेकिन समय बीतने के साथ इन पिरामिडों की बाहरी परत खराब हो गई और सभी कैप्स गायब हो गए। हम काफरे के पिरामिड के ऊपर इस शाइनी लेयर को देख सकते हैं, जहां ये थोड़ा बचा हुआ है। निर्माण के साथ साथ इस पिरामिड का एक और बड़ा रहस्य ये है कि इसके चारों ओर के सभी साइड्स नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट दिशाओं में पूरी तरह से अलाइन है। उस समय इन लोगों के पास कंपास भी नहीं था, तो उन्होंने इतनी हाई लेवल की प्रिसीजन कैसे हासिल की। कुछ लोगों का मानना है कि इजिप्शियंस को एस्ट्रोलॉजी यानी स्टार्स का बहुत अच्छा ज्ञान था। उनके पिरामिड ओरिएंट बेल्ट के 3 स्टार्स के साथ पूरी तरह से अलाइन है, लेकिन साइंटिस्ट इस बात पर यकीन नहीं करते क्योंकि ये तीनों पिरामिड अलग अलग समय पर बनाए गए थे। और दिलचस्प बात यह है कि जब इस बात को वास्तव में टेस्ट किया गया तो ये स्टार्स इन पिरामिडों के साथ अलाइन नहीं थे। इसे डिफेंड करने के लिए यह कहा जाता है कि हजारों साल बाद इन स्टार्स की अलाइनमेंट बदल गई है, इसलिए हमें वास्तव में नहीं पता कि वे पूरी तरह से अलाइन कैसे हैं। आर्कियोलॉजिस्ट्स और साइंटिस्ट्स के अलावा आम लोगों ने अपनी खुद की कंस्पिरेसी थ्योरीज बना ली हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये पिरामिड गेहूं स्टोर करने के लिए बनाए गए थे, कुछ कहते हैं कि ये पावर प्लांट्स थे और कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि इन्हें एलियंस ने बनाया था, क्योंकि इतने पहले इंसानों के लिए पिरामिड बनाना संभव नहीं था। अगर एलियंस ने इसे नहीं बनाया होता तो वे अपने एडवांस्ड स्पेसशिप्स या किसी एडवांस्ड सिविलाइजेशन की मदद से इन पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर रखकर पिरामिड बनाते। अपने लिए सोचिए। देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे मजीद वीडियोस देखने के लिए अनसीन ORB चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।